नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी क्षितिज भाग 1 के पाठ 2 लहासा की ओर का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अभ्यास प्रश्नों में हमारा पहला प्रश्न है, थोड़ला के पहले के आखिर गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। ऐसा क्यों हुआ? हमारा उत्तर होगा, गांव में ठहरने का उचित स्थान मिलने या न मिलने का कारण यह था कि भिखमंगे के वेश में यात्रा करते समय लेखक के साथ सुमति था। वहां गांव में सुमति के जान पहचान के लोग थे, इस कारण उन्हें ठहरने के लिए उचित जगह या उचित स्थान मिल गया। दूसरी बार भद्रवेश में घोड़े पर सवार होकर आए थे। वहां पर शाम के समय लोग छड़ पीकर नशे में अपना होश हवास खो देते हैं। इस तरह की मनोवृत्ति के कारण लेखक को रहने का उचित स्थान नहीं मिला। उन्हें सबसे गरीब के झोंपड़े में ठहरना पड़ा। प्रश्न नंबर 2, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? हमारा उत्तर होगा, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण वहाँ के लोग लाठी की तरह पिस्तौल बंदूक लेकर घूमते थे। डकैत यात्रियों को मारकर उनका सारा सामान लूट लेते थे। इस प्रकार यात्रियों को हर समय जान का भय रहता था, कब उन्हें लूट लिया जाए या उन्हें मार न दिया जाए। प्रश्न नंबर 3, लेखक लकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? हमारा उत्तर होगा, लड़कोर के मार्ग में लेखक अपने साथियों से इस कारण पिछड़ गया कि पहला, उसका घोड़ा मंद गति से चल रहा था। जब लेखक उस पर जोर देता तो वह और सुस्त पड़ जाता। दूसरा, एक जगह तो 2 रास्ते फूट रहे थे। लेखक गलत रास्ते पर 1.5-2 मील चल गया और फिर लौट कर सही रास्ते पर चला, जिसके कारण वह पिछड़ गया था। प्रश्न नंबर 4, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? हमारा उत्तर होगा, वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। लेखक ने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। लेकिन दूसरी बार रोकने का प्रयास इसलिए नहीं किया क्योंकि बाद में उन्हें एक अच्छे खासे मंदिर में 103 हस्तलिखित पोथियां रखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं थी। अब लेखक पुस्तकों के भीतर उलझ गया, तब उसने सुमति को यजमानों के पास जाने से नहीं रोका। फ्रेंड्स, आगे बढ़े उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं प्रश्न नंबर 5 से। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? हमारा उत्तर होगा, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को मुश्किलें तो हुई। जैसे पहले उन्हें ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं मिला, फिर वह रास्ता भी भटक गया, उन्हें धूप में भी चलना पड़ा, सामान पीठ पर उठाना पड़ा। प्रश्न नंबर 6, प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था? हमारा उत्तर होगा, वहाँ के घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते थे। वहाँ जात पात छुआछूत का सवाल ही नहीं है और न ही औरतें पर्दा करती हैं। वे भिखमंगों को घर के अंदर चोरी के डर से नहीं आने देते थे। घर की बहुएं बाहर से ही चाय दे देती थी। लोग भांग पीकर मदहोश रहते थे। प्रश्न नंबर 7, मैं अब पुस्तकों के भीतर था। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है? तो हमारा उत्तर होगा, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क सही होगा। रचना और अभिव्यक्ति के अंदर हमारा पहला प्रश्न, सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं? यहाँ पर हमारा उत्तर होगा, इससे सुमति के कुशल व्यवहार का पता चलता है। उसकी कई लोगों के साथ जान पहचान थी। वे ठंडे स्वभाव के व्यक्ति थे। हालांकि उन्हें गुस्सा आ जाता था, लेकिन उतनी ही जल्दी गुस्सा शांत भी हो जाता था। प्रश्न 9, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ में यह उचित है अथवा अनुचित? विचार व्यक्त करें। हमारा उत्तर होगा, हाँ, यह कथन किसी हद तक सत्य ही है, क्योंकि हम यही सब तो आज तक देखते आए हैं। जब भी हम कहीं बाजार में जाते हैं, सामने वाला हमसे उसी हिसाब से बात करता है जैसे हमने कपड़े पहने हुए हैं।
वेशभूषा से ही विचार लगाते हैं कि ये अमीर है या गरीब, ऊंची जाति का है या नीची जाति का, जो कि पूर्णतः अनुचित है। प्रश्न नंबर 10, यात्रा वृतांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहाँ की स्थिति आपके राज्य या शहर से किस प्रकार भिन्न है? हमारा उत्तर होगा, भारत में स्थित हिमालय श्रेणी से ऊपर बसा एक देश जिसे हम तिब्बत के नाम से जानते हैं। यह पहाड़ी इलाका है। यहाँ की भूमि उबड़ खाबड़ है। पहाड़ी इलाका होने के कारण यहाँ की कई जगह वीरान है। यहाँ लोग घूमने फिरने के लिए भी आ जाते हैं। हमारे राज्य या शहर से यह बिल्कुल विपरीत है। हमारे शहर में बड़ी पहाड़ियों का कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ हर छोटी छोटी जगहों पर घर बसे हुए हैं। प्रश्न नंबर 11, आपने भी किसी स्थान की यात्रा अवश्य की होगी। यात्रा के दौरान हुए अनुभवों को लिखकर प्रस्तुत करें। उत्तर में लिखेंगे, बीते दिनों में ही हमने मनाली की कई यात्राएं की। यहाँ लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं। यहाँ के लोग अंडे और मैगी का खाना बहुत ज़्यादा खाते, तो क्योंकि ठंड में यह खाना उनके लिए एक ज़रूरत की तरह काम करता है। ऐसा सब हमें भी यहाँ प्रतीत हुआ। जगह जगह ठहरने की सुविधा उपलब्ध है। कुछ झूले इस प्रकार के हैं जिनसे जान का खतरा भी हो सकता है। हमने वहाँ ऐसा कोई काम नहीं किया। प्रश्न 12, यात्रा वृतांत गद्य साहित्य की एक विधा है। आपकी इस पाठ्यपुस्तक में कौन कौन सी विधाएं हैं? प्रस्तुत विधा उनसे किन मायनों में अलग हैं? हमारा उत्तर होगा, इस पाठ्यपुस्तक में कहानी, दो बेलों की कथा, ल्हासा की और यात्रा वृतांत, सांवले सपनों की याद, रेखाचित्र, एक तोता और मैना निबंध के रूप में कुछ विधाएं दी गई हैं। सब अपने अपने रूप में अलग हैं। किसी में कवि ने व्यक्तियों की यात्रा के बारे में बताया है, तो कहीं पहाड़ी इलाके के बारे में, कहीं कोई सपनों में खोया है, तो कोई अपने बचपन के दिनों में। भाषा अध्ययन के आधार पर हमारा 13वां प्रश्न है, किसी भी बात को अनेक प्रकार से कहा जा सकता है। जैसे कि सुबह होने से पहले हम गांव में थे, पौ फटने वाली थी कि हम गांव में थे, तारों की छांव रहते रहते हम गांव पहुंच गए। नीचे लिखे वाक्यों को अलग अलग तरीके से लिखें। वाक्य हैं, जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। उत्तर में लिखेंगे, समझ ही नहीं पाए कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। पता लगाना मुश्किल था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। क्या पता घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। तो इस प्रकार हमने इसको 3 प्रकार से लिखा। प्रश्न नंबर 14, ऐसे शब्द जो किसी अंचल यानी कि क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त होते हैं उन्हें आंचलिक शब्द कहा जाता है। प्रस्तुत पाठ में से आंचलिक शब्द ढूंढकर लिखिए। उत्तर में हम लिखेंगे, किसी क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले शब्द इस प्रकार हैं, जैसे खोटी, राहदारी, छड़, कुच्ची, लड़कोर, डांडे, कंडे, नमसे, विहार आदि। प्रश्न 15वां, पाठ में कागज, अक्षर, मैदान के आगे क्रमशः मोटे, अच्छे और विशाल शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों से उनकी विशेषता उभर कर आती है। पाठ में से कुछ ऐसे ही और शब्द छांटिए जो किसी की विशेषता बता रहे हो। उत्तर में हम लिखेंगे, अच्छा मंदिर, रंग बिरंगे कपड़े, गर्मा गर्म, विशाल मैदान, ललाट धूप, फौजी, मोटे कागज, अच्छे अक्षर, छोटे छोटे लालच आदि। पाठ्येतर सक्रियता में आगे देखते हैं। यह यात्रा राहुल जी ने 1930 में की थी। आज के समय यदि तिब्बत की यात्रा की जाए तो राहुल जी की यात्रा से कैसे भिन्न होगी? क्या आपके किसी परिचित की घुमक्कड़ी या यायावरी का शौक है? उसके शौक का उसकी पढ़ाई, काम आदि पर क्या प्रभाव पड़ता होगा? लिखें। अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आम दिनों में समुद्र किनारे के इलाके बेहद खूबसूरत लगते हैं। समुद्र लाखों लोगों को भोजन देता है और लाखों उससे जुड़े दूसरे कारोबार में लगे हैं। दिसंबर 2004 को सुनामी या समुद्री भूकंप से उठने वाले इस तूफानी लहरों के प्रकोप ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कुदरत की यह देन सबसे बड़े विनाश का कारण भी बन सकती है। प्रकृति कब अपने ही ताने बाने को उलट कर रख देगी कहना मुश्किल है। हम उसके बदले मिजाजों को उसका कोप कह लें या कुछ और, मगर यह अबूझ पहेली अक्सर हमारे विश्वास के चितरे कर देती है और हमें यह एहसास करा जाती है कि हम एकदम आगे नहीं 4 कदम पीछे हैं। एशिया के एक बड़े हिस्से में आने वाले उस भूकंप ने कई द्वीपों को खिसकाकर एशिया का नक्शा ही बदल दिया। प्रकृति ने पहल ही भी अपनी दी हुई कई अद्भुत चीज़ें इंसान से वापस ले ली, जिसकी कसक अभी तक है। दूर जीवन को मांझता है, उसे आगे बढ़ने का हुनर सिखाता है, वह हमारे जीवन में ग्रहण लाता है ताकि हम पूरे प्रकाश की अहमियत जान सके और रोशनी को बचाए रखने के लिए जतन करें।
इस जतन से सभ्यता और संस्कृति का निर्माण होता है। इस प्रकार ये निबंध हम पढ़ेंगे और इसके बाद में यहाँ पर हम कुछ प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, कौन सी आपदा को सुनामी कहा जाता है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, समुद्री भूकंप से उठने वाली तूफानी लहरों के प्रकोप को सबसे बड़े विनाश का कारण माना जाता है, जिसे सुनामी नाम की आपदा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2, दुख जीवन को मांझता है, उसे आगे बढ़ने का हुनर सिखाता है, आज से स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर हमारा दूसरे का उत्तर होगा, दुख जीवन को मांझता है, उसे आगे बढ़ने का हुनर सिखाता है। इससे अभिप्राय यह है कि हमारे जीवन में दुख हमें कुछ सिखाने के लिए आता है, हमें जीवन को सुचारू रूप से चलाने की शिक्षा देकर जाता है। वह हमारे जीवन में ग्रहण लाता है ताकि हम पूरे प्रकाश की अहमियत जान सकें और रोशनी को बचाए रखने के लिए जतन करें। प्रश्न नंबर 3 है, मैगी, मेघना और अरुण ने सुनामी जैसी आपदा का सामना किस प्रकार से किया? तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा, 13 वर्षीय मेघना और अरुण 2 दिन अकेले खारे समुद्र में तैरते हुए जीव जंतुओं से मुकाबला करते हुए बचकर निकले। मछुआरे की बेटी मैगी ने रविवार को समुद्र का भयंकर शोर सुना और तुरंत सबको बचाने के लिए अपना बेड़ा उठाया और परिजनों को उस पर बिठा समुद्र में उतर आई। 41 लोगों को लेकर महज 18 साल की यह जलपरी ने सबकी जान बचाई। अगला प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश में दृढ़ निश्चय और महत्व के लिए किन शब्दों का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर हम चौथे प्रश्न का उत्तर देंगे, दृढ़ निश्चय के लिए, बुलंद इरादे और महत्व के लिए अहमियत शब्दों का प्रयोग किया गया है। 5वां प्रश्न है, इस गद्यांश के लिए एक शीर्षक नाराज समुद्र हो सकता है, आप कोई अन्य शीर्षक दे सकते हैं क्या? तो यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे, तूफानी समुद्र, ये शीर्षक हम देना पसंद करेंगे। इसके साथ ही हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।